मोदी सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का हो गया सत्यानाश। न्यायपालिका से बची थी आस, उसकी भी उखड़ रही है सांस। प्रियंका गांधी ने जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी पर जबरदस्त हमला किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता को राहुल गांधी पर विवादास्पद टिप्पणी करने की आदत पड़ गई। जज साहब ने राहुल गांधी की सावरकर पर की गई टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में सावरकर की पूजा की जाती है। कोर्ट जो है हमेशा विपक्ष के नेताओं की बातों पर स्वतः संज्ञान लेती है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाले जिन्ना से मिलकर देश को बांटने वाले सावरकर जीवन भर ब्रिटिश हुकूमत की पेंशन पर जीवित थे। लगातार एक जगह 3 साल बिताने पर डीएम, एसपी तमाम अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। लेकिन जो 15 साल हाई कोर्ट में वकालत किया उसको वहीं का जज बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ जज बनते ही न जाने क्या हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। दीपांकर दत्ता की एक पृष्ठभूमि यह भी है कि उन्होंने तो आचार संहिता और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का भी सम्मान नहीं किया। न्यायाधीश किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते जो अनुचित या अवैध प्रतीत हो। न्यायाधीशों को राजनीतिक गतिविधियों या संगठनों से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ जज गलबहियां करेंगे तो उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जज लोया की हत्या के बाद जुडिशरी में ऐसा खौफ पैदा कर दिया मोदी सरकार ने कि जजों को लगता है कि अगर हम सरकार की बात नहीं मानेंगे तो जज लोया की तरह हमारी हत्या हो जाएगी, कि मोदी सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाती है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है कि न्याय व्यवस्था को मोदी सरकार ने किस तरह चौपट कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अनौपचारिक फोटो सेशन करा दिया। महाराष्ट्र की भाजपा की आधिकारिक प्रवक्ता आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। और राहुल गांधी कहीं मुसलमान होते तो देशद्रोह में अंदर होते और खुद को 20-25 साल जेल में रहकर खुद को सच्चा भारतीय सिद्ध करते। मगर आज भारत में चारों स्तंभ सरकार के अघोषित नियंत्रण में है और वह सच्चे भारतीय का सवाल उस व्यक्ति से पूछ रही है कि जिसके घर में 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मोदी सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का हो गया सत्यानाश। न्यायपालिका से बची थी आस, उसकी भी उखड़ रही है सांस। ताज़ा मामला राहुल गांधी के प्रति जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सच्चा भारतीय होने की नई परिभाषा गढ़ दी। मिलाड हैं, भारत के भगवान हैं, इन पर कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं तुरंत इनकी भावनाएं आहत हो जाती। जब राहुल गांधी पर इन्होंने टिप्पणी की तो सोशल मीडिया पर पूरा बवाल हो गया। प्रियंका गांधी ने जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी पर जबरदस्त हमला किया। वह इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि जस्टिस दत्ता साहब तक तो जरूर पहुंच गया होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता को राहुल गांधी पर विवादास्पद टिप्पणी करने की आदत पड़ गई है। इसके पहले भी जज साहब ने राहुल गांधी की सावरकर पर की गई टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस दत्ता ने चेतावनी दी, यदि भविष्य में राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में सावरकर की पूजा की जाती है, आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। कोर्ट जो है हमेशा विपक्ष के नेताओं की बातों पर स्वतः संज्ञान लेती है। भाजपा के उदंड नेता, चाहे उनके बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन माननीय न्यायाधीश को सुनाई नहीं देता।
कई उदाहरण इसके मिल जाएंगे। वही कोई आम आदमी बोल दे तो स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है। कई किताबों द्वारा यह प्रमाणित है कि सावरकर जो है अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, माफी मांगे थे। बहरहाल बात वो नहीं है। अब महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है तो उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। तो देश में तो गोडसे का भी मंदिर बना दिया गया है, तो गोडसे की भी पूजा की जाती है। तो जज साहब भारत के पहले आतंकवादी गोडसे को भी मानने वाले लोग हैं, तो उनको भी फिर शहीद का दर्जा दे दिया जाए। बहरहाल सावरकर कौन से स्वतंत्रता सेनानी है, यह समझ से परे है। देश को बांटने के लिए सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाले, जिन्ना से मिलकर देश को बांटने वाले सावरकर जीवन भर ब्रिटिश हुकूमत की पेंशन पर जीवित थे। जस्टिस दत्ता को न्यायाधीश की कुर्सी विरासत में मिली है। इनके पिता स्वर्गीय सलील कुमार दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो जस्टिस अमिताभ राय उनके बहनोई थे, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में एक चपरासी बनने के लिए परीक्षा पास करनी होती है, पंचायत का एक सदस्य बनने के लिए जनता के समर्थन को प्राप्त करना पड़ता है, जुडिशरी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट बनने के लिए देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी को पास करना होता है, एडीजे बनने के लिए एचजेएस की परीक्षा पास करना होता है, वही देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने परिवार के जज रहे, अपने परिजनों के संपर्क और सेटिंग के आधार पर वकालत कर रहे लोग जज बन जाते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, वकालत के आधार पर जज जो बनते हैं, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि वकील जब जज बनता है, क्योंकि मुवक्किलों को टच में रहता है, तो वहाँ गरीब मुवक्किल भी आते हैं, अमीर मुवक्किल भी आते हैं। वकीलों से जो जज बनाया जाता है उसमें कहीं न कहीं उस समय के लोगों की सोच रही होगी कि जो वकील से जज बनेगा वो कम से कम पीड़ित की भावनाओं को समझेगा कि कैसे रोते बिलखते लोग वकील साहब के पास आते हैं। ऐसे परिपाटी से आदमी जज बनेगा तो निश्चित रूप से विक्टिम की भावनाओं को समझेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब लगातार एक जगह 3 साल बिताने पर डीएम एसपी तमाम अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए जाते हैं, लेकिन जो 15 साल हाई कोर्ट में वकालत किया उसको वहीं का जज बना दिया जाता है। तो क्या न्याय व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना नहीं है? क्योंकि जो 15 साल वहीं वकील रहा हो और उसी कोर्ट में वो जज बन जाए तो उसके भी इंडिविजुअल संबंध होंगे। लिहाजा कॉलेजियम को ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर वकील के आधार पर जज बना रहे हैं तो कम से कम उनका प्रदेश से ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे इलाहाबाद में कोई वकील सिलेक्ट हुआ हाई कोर्ट के जज के लिए तो उनको झारखंड हाई कोर्ट भेज दिया जाए। झारखंड हाई कोर्ट कोई वकील वहां जज के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। पटना हाई कोर्ट के कोई वकील जज के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उनको दिल्ली भेज दिया जाए। वकील से जज बनने की परंपरा इसीलिए बनाई गई है कि वो पीड़ित परिजनों को समझ सके, पीड़ितों की मनसा को समझ सके। लेकिन यहाँ जज बनते ही न जाने क्या हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। बहरहाल जज साहब हैं, धरती पर 2 ही भगवान हैं, एक वकील एक जज, क्योंकि दोनों ही समाज में दंड विधान को स्थापित करते हैं और जो समाज में दंड विधान को स्थापित करता है वही भगवान कहलाता है। फिलहाल बात करते हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता की। दीपांकर दत्ता की एक पृष्ठभूमि यह भी है कि उन्होंने तो आचार संहिता और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का भी सम्मान नहीं किया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 14 मई 1997 को देश के सभी न्यायाधीशों के सार्वजनिक व्यवहार के संबंध में जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कॉलम नंबर 1, न्यायाधीशों को अपने सार्वजनिक और निजी व्यवहार में निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती हैं। नंबर 2, उन्हें व्यक्तिगत विचारों या पक्षपात को अपने निर्णयों या सार्वजनिक बयानों में कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। नंबर 3, न्यायाधीशों को विवादास्पद राजनीतिक या संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, खासकर उन मामलों में
जब उनके सामने वो विचाराधीन हो या भविष्य में उनके पास आ सकते हों। उनकी टिप्पणियां ऐसी होनी चाहिए जो न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखे। नंबर 4, न्यायाधीशों को अपने व्यवहार में मर्यादा और शालीनता भी बनाए रखनी चाहिए। उन्हें ऐसी गतिविधियों या संगठन से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो उनकी निष्पक्षता या न्यायिक पद की गरिमा को कम कर सकती। नंबर 5, न्यायाधीश किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते जो अनुचित या अवैध प्रतीत हो। नंबर 6, न्यायाधीशों को राजनीतिक गतिविधियों या संगठनों से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन से नहीं जुड़ सकते। लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने एक भोज दिया। भोज देने में कोई बुराई नहीं है, और वहाँ जज साहब लोग भी गए। एक बहुत चर्चित जज भी वहाँ गए थे, सूर्यकांत जी, जिनके जो काफ़ी विवादित जज रहे हैं, जिनके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक गाइडलाइन जारी किया था। संभवतः वो भी नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। हमारी शुभकामना है कि वो चीफ जस्टिस बने। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर राजनीतिक दलों के मुखिया के साथ डिनर करेंगे तो जैसा जो भी मुकदमा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाता है वो सरकार के विरोध में जाता है। तो अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ जज गलबहियां करेंगे तो उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बहरहाल अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में सब जायज है। जज लोया की हत्या के बाद जुडिशरी में ऐसा खौफ पैदा कर दिया मोदी सरकार ने कि जजों को लगता है कि अगर हम सरकार की बात नहीं मानेंगे तो जज लोया की तरह हमारी हत्या हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी को मोदी सरकार ने एकदम डरा दिया। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाती है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है कि न्याय व्यवस्था को मोदी सरकार ने किस तरह चौपट कर दिया है। फिर बाद में गोगोई को ऐसा फंसाया महिला उत्पीड़न के मामले में, वो सर्वविदित है। फिर वो ऐसे शरणागत हुए कि राज्यसभा सांसद हैं। जजों के विषय में गाइडलाइन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई है। वो नंबर 7 पर देखिए क्या लिखा गया है। न्यायाधीशों को मीडिया में बयानबाजी या सार्वजनिक मंचों पर ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो उनके न्यायिक कर्तव्यों या न्यायपालिका की छवि को प्रभावित कर सकती हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अनौपचारिक फोटो सेशन करा दिया। तो भाई अब इसके लिए क्या ही कहा जा सकता है। हम कुछ बोलेंगे तो पता लगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे ही पर हो जाए। इसलिए बोलना मना है, खासकर मीलाड पर। दरअसल पिछले 11 सालों में देश के संवैधानिक संस्थाओं ने जो अपनी विश्वसनीयता खोई है उनमें न्यायालय सबसे ऊपर है, और तमाम जजों ने अपने आचरण से देश के न्याय की देवी, जो पहले आंखों पर बंद पट्टी पड़ी वाली फोटो तस्वीर दिखती थी, वो न्याय की देवी की पट्टी हटा दी गई कि अब वो न्याय की देवी अब देख सकती है कि रिटायरमेंट के बाद कौन सा जज किसी आयोग का सदस्य बना या राज्यपाल बना या सांसद बना या मंत्री बना। फिर वो चाहे जस्टिस गोगोई हो, चाहे जस्टिस चंद्रचूड़ हो, या जस्टिस शेखर यादव हो, या जस्टिस अरुण मिश्रा, जैसे तमाम न्यायाधीश हों। जो न्यायाधीश के पद से रिटायर होने वाले जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय हों, जस्टिस रविंदर रेड्डी हों, जस्टिस PN रविंद्रन, जस्टिस V चिदम्बरेश या जस्टिस रोहित आर्य हों, जिन्होंने रिटायर होते ही संस्कारी पार्टी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। पिछले 11 सालों में यही बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र की भाजपा की आधिकारिक प्रवक्ता आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। अब सोचियो दोस्तों, जो भाजपा की अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हो उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, तो क्या वो सरकार के खिलाफ फैसला देंगी, या जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा उसके पक्ष में वो फैसला देंगी?
गजब गजब हो रहा है भाई। भाजपा प्रवक्ता को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। धन्य है मोदी सरकार की माया। अर्थात जो पहले अपवाद था अब वो सामान्य हो गया है। तो सवाल यह है कि संघ के विचारधारा से दूषित लोग कैसे न्याय करेंगे? सच्चे भारतीय होने पर नसीहत ही देंगे। और राहुल गांधी कहीं मुसलमान होते तो देशद्रोह में अंदर होते और खुद को 20-25 साल जेल में रहकर खुद को सच्चा भारतीय सिद्ध करते। क्या देश की सीमाओं की सुरक्षा की चिंता करना सच्चा भारतीय होना नहीं है? तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, सैटेलाइट रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र के दावे सबूत नहीं हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। जज साहब को सबूत चाहिए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ने यह बताया संसद में चीन कहां तक जमीन हमारी कब्जा किया है। बहरहाल वो कर रहे हैं, आप तथ्यविहीन बात कर रहे हैं। तो जज साहब जरा उस लोकसभा की क्लिप को भी आप देखें। हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से। जस्टिस दीपांकर दत्ता को यह भी मालूम होना चाहिए कि कारगिल पर पाकिस्तान की कब्जे की सूचना 1999 में तारम तासी नामक एक स्थानीय चरवाहे ने जब भारतीय सेना को दी थी, तब सेना ने उससे कोई सबूत नहीं मांगे थे, बल्कि उनकी सूचना के आधार पर सेना ने जांच शुरू की, जिससे कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। नेता विरोधी दल के पास सत्ता नहीं होती, वह आशंका मीडिया और सैटेलाइट रिपोर्ट के आधार पर ही संसद से सड़क तक सरकार से सवाल पूछ सकता है, आरोप लगा सकता है। और यही सच्चे भारतीय होने की पहचान है, क्योंकि लोकतंत्र में आलोचना ही गहना है और यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। लोग चिंतित रहें, जागरूक रहें। दरअसल न्यायाधीश आजकल न्याय कम करते हैं और टिप्पणी ज़्यादा करते हैं, और यह टिप्पणी पिछले 11 सालों में सरकार को खुश करने वाली अधिक रही, भले फैसला कुछ और रहा हो। राहुल गांधी के संदर्भ में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बार बार टिप्पणी उसी संदर्भ में है। वह जज हैं, उनका सम्मान है, उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर कोई साधारण नागरिक होता, कानूनी भाषा में ऐसे कृत्य को ही सीरियल ऑफेंडर या अर्थात आदतन अपराधी भी कहा जा सकता था। प्रियंका गांधी ने सही चोट दी। कोई जज यह नहीं तय कर सकता कि सच्चा भारतीय कौन है। दरअसल इस देश के लोकतंत्र में घोषित रूप से 3 और अघोषित रूप से 4 स्तंभ होते हैं, जिनमें विधायिका और कार्यपालिका पर सत्ता पक्ष का नियंत्रण होता है, जबकि 2 स्तंभ न्यायपालिका और प्रेस स्वतंत्र होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार की दमनकारी नीतियों और कार्यों से विपक्ष को बचाए रखें, उसे संरक्षण दें, जिससे लोकतंत्र में बैलेंस बना रहे। मगर आज भारत में चारों स्तंभ सरकार के अघोषित नियंत्रण में है, और वह सच्चे भारतीय का सवाल उस व्यक्ति से पूछ रही है कि जिसके घर में 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में रहा। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। नेहरू जी द्वारा जो आनंद भवन जो देश को समर्पित कर दिया गया, आज उसका मूल्य सोचिए। बहरहाल
सिर्फ यही कहना है कि न्याय व्यवस्था ही समाज में एक सामाजिक समरसता को कायम रखता है और मोदी सरकार ने धीरे धीरे पूरी तरीके से न्याय प्रक्रिया का सत्यानाश कर दिया है। अभी आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक बात तो तय है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता से लेकर जज से लेकर पत्रकार से लेकर वकील से लेकर सबको डरा कर रखा गया है। एक बात याद रख लीजिए कि डरी हुई जीन मरी हुई कौम पैदा करती है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।